हाँ, सो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जैसे कि तुमने बताया तुम्हारी बुक में नहीं है लेकिन हमें पढ़ना है, ओके क्योंकि नई बुक में है, हमारी 24-25 की बुक में है हॉर्मोन्स। ओके, क्या है हॉर्मोन्स? तो हम नहीं बोलते कि यार हार्मोनल चेंजेस होते हैं एट दी डिफरेंट लेवल्स ऑफ लाइफ। ओके, तो वही हार्मोनल चेंजेस और कौन कौन से हार्मोन, उसका फंक्शन एंड और वो सब डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें कोई केमिकल स्ट्रक्चर और कितने कंपोनेंट्स है और से उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा वो ड्रॉ करना है, ये वो कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें याद रखना है। जैसे कि हम ये चीज़ मतलब 10th में भी हम याद रखते थे, 9th में भी याद रखते थे कि सपोज हमारे पास डिफरेंट टाइप जो होते हैं हार्मोन जहाँ से रिलीज होते हैं, तो पर्टिकुलर हार्मोन ना हो, जैसे कि हमें थायराइड हो जाता था, थायरोक्सिन ना हो तो मतलब थायरोक्सिन अच्छे से रिलीज ना हो तो क्या हो जाता था, गोइटर हो जाता था। थायराइड में से थायरोक्सिन रिलीज होता है और वो सही ना हो, इम्बैलेंस हो तो गोइटर हो जाता था, याद है ना? तो वही सब चीजें हैं। ओके, थोड़ा सा डिटेल्ड में है। ओके, डायबिटीज के लिए इंसुलिन एंड ऑल, तो वही सब है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हॉर्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज अ इंटरसेल्युलर मैसेंजर, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज पहुंचाना है। जैसे कि भाई ऐसे यहाँ पे टच गरम है, तो गरम है वो तो इसको पता चला, इसको कैसे पता चला, इसको कैसे, इसको दिमाग तक कैसे पहुंचा, तो ये ट्रांसफर करने पड़ते हैं मैसेज, क्योंकि सेल के साइड में कौन है, एडजेसेंट कौन है, एकदम बाजू में दूसरा सेल। तो वही बोल रहे हैं, हॉर्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज द इंटरसेल्युलर मैसेंजर, मतलब दो सेल के बीच में अगर स्पेस है, दो सेल के बीच में अगर स्पेस है, तो यहाँ की इंफॉर्मेशन अगर ज्वाइन ही है, ये सेल है और ये सेल, तो डायरेक्टली पास ऑन हो जाएगी। सेल का स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस किया था पहले 9th में एंड 10th में। ओके, लेकिन अगर ये ऐसे स्पेस है दोनों के बीच में, अब यहाँ की इंफॉर्मेशन, प्रोटीन बनाना था, इसने प्रोटीन बना दिया, ये भाई साहब को पता ही नहीं है कि इसने प्रोटीन बनाया, ये भी प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा। अच्छा ही है ना सर, एक्स्ट्रा कुछ भी अच्छा नहीं है, लोड बढ़ने लगेगा बॉडी में, एक्स्ट्रा वेट गेन हो गया, एक्स्ट्रा फूड तुमने खा लिया, एक्स्ट्रा दवाई खा ली, एक्स्ट्रा नींद ले ली, कुछ भी चीज एक्स्ट्रा अच्छा नहीं है। तो अब ये मैसेज कैसे पहुंचेगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारे हार्मोन्स। ओके, तो वही चीज बता रहे हैं। हाँ, सो डिफरेंट ग्लैंड्स आएगी यहाँ पर। ओके, चलो, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं मैसेंजर वाले, एंड आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम व्हिच ट्रांसपोर्ट्स देम टू द साइट ऑफ एक्शन, मतलब जहां पे मैसेज पहुंचाना है, ओ भाई यहाँ पे गर्म है, ओ भाई यहाँ पर थोड़ा ये करो, थोड़ा से बैक्टीरिया होगा, इन्फेक्शन होगा, गंदा है तो हम कहते अरे ये तो गंदा है। कैसे पता चला, पहले तो देखा, फिर हमारे अंदर वो जो देखा उसके रिलेटेड कोई मेमोरी ऑलरेडी फीड थी कि इसको गंदा बोलते हैं। देखो कितनी फास्ट हो रही है सारे रिएक्शन, ये किसको गंदा बोलते हैं तो ब्रेन ने बोल दिया यहाँ पाँव मत रखना, पैर मत रखना, तो वो डायरेक्टली वहां गया और फिर पैरों ने, हमारे रिफ्लेक्स सिस्टम है वो सब, तो पता चल गया, अरे तो हटा लिया। ओके, तो ये सब मैसेज और वो सब का ही बताया गया है। तो ये क्या हो रहा है, ये हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होंगे, याद रखना, यहाँ से एक मार्क के क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ओके, ऐसे भी एक मार्क्स में पूछे जा सकते हैं बोर्ड में भी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में से हमारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और ये रिलीज होने के बाद डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ओके, डायरेक्टली दे आर पोर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद दे ट्रांसपोर्ट, मतलब पूरे के पूरे कहाँ चले जाते हैं, कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जहां पे उसकी जरूरत है वहां पर, साइट ऑफ एक्शन। ओके, चलो, इन टर्म्स ऑफ केमिकल नेचर सम ऑफ दीज आर स्टीरॉइड। अगर केमिकल नेचर की बात करें, कोई प्रोटीन होता है, कोई स्टीरॉइड होता है, तो देखते हैं, देखो कोई कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। तो इन टर्म्स ऑफ केमिकल नेचर सम ऑफ दीज आर स्टीरॉइड्स, से एग्जांपल एस्ट्रोजेंस एंड एंड्रोजेंस। ओके, तो ये क्या है, स्टीरॉइड्स, एक मार्क में याद रखना, एस्ट्रोजेंस एंड एंड्रोजेंस स्टीरॉइड्स है। सम आर पॉलीपेप्टाइड, देखो प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, तो सम आर पॉलीपेप्टाइड्स, फॉर एग्जांपल इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड है, मतलब प्रोटीन है, नथिंग बट प्रोटीन। ओके, सो प्रोटीन है, एंड एंडोफिन्स एंड सम अदर्स आर एमिनो एसिड। देखो पॉलीपेप्टाइड कौन से है, इंसुलिन है, एंडोफिन्स, and some other are amino acid derivatives such as epinephrine and norepinephrine. Done?
ओके, स्पेलिंग अच्छे से याद रख लेना, प्रोनाउंसिएशन उल्टा पुल्टा हो तो चलेगा, हमें तो लिखने से मतलब। अंडरस्टूड। मेजरली ये थियरी में पर्टिकुलरली सिर्फ याद रखना है, और मैं जैसे याद रखता था वो बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है। यहाँ पर मैंने याद रखा हुआ था टेबल के लिए, बाकी सब में तो मैंने ट्रिक बताई, यहाँ पर टेबल के लिए। टेबल के लिए मतलब तुम इसको ही टेबल वाइज लिख लो, यही पैराग्राफ को टेबल वाइज लिख लो। कैसे टेबल वाइज लिखोगे? सबसे पहले यहाँ पे कोई पहले पैराग्राफ में कोई टेबल नहीं, जनरल इंफॉर्मेशन है। हॉर्मोन्स, भाई ये तो मॉलिक्यूल्स ही है, दो सेल के बीच में यही होते हैं हॉर्मोन्स, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर और से मैसेज ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अच्छा ठीक है, ये कहाँ से रिलीज होती है? तो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वहां से ये रिलीज होते हैं। रिलीज होके क्या करते हैं? रिलीज होके डायरेक्टली ब्लड जहां से फ्लो हो रहा है उसके अंदर डुबकी मार देते हैं, तो ब्लड जा रहा है, और ब्लड फिर वो बाहर का ब्लड के अंदर डुबकी तो मार दी, अब ब्लड के अंदर से बाहर कब निकलेंगे? जब साइट ऑफ एक्शन पहुंच जाएंगे तब। बोट में तुम बैठ गए, अब बोट में से बाहर कब निकलोगे? जहां पहुंचना है वहां पहुंच गए, तो बोट में से बाहर। फिर ऐसा थोड़ी है, वो ब्लड तो चला जाएगा, रिवर तो जाती ही जाएगी, तो ऐसा थोड़ी है कि रिवर के साथ ऐसे बहते जाए, हमारा लोकेशन आएगा तो उतर जाएंगे। वैसे ही ये लोग साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच के निकल जाएंगे। डन। जनरल इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पर कुछ भी टेबल बनाने की जरूरत नहीं। टेबल बनाना है हमें सेकंड पैरा में, तो सेकंड पैरा में कैसे टेबल बनाओगे? केमिकल नेचर के बेस पे, केमिकल नेचर के बेस पे उनके कौन से टाइप्स हैं, तो टेबल तुम कैसे बनाओगे वो बता रहा हूं कि सम आर स्टेरॉइड्स, ओके, सम आर स्टेरॉइड्स। तो तुम ऐसे टेबल बनाओगे क्या कि यहाँ पर तुमने बना दिया स्टेरॉइड्स, और फिर यहाँ पर लिख दिए स्टेरॉइड्स के नाम कि भाई एस्ट्रोजन है और एंड्रोजन। डन। फिर यहाँ पर तुम लिखोगे पॉलीपेप्टाइड, मतलब से प्रोटीन लिख दिया। प्रोटीन में तुम लिख दो क्या? डायरेक्टली से इंसुलिन एंड एंडोफिन्स। डन। और लास्टली सम अदर एमिनो एसिड, एमिनो एसिड ही है, ओके, सम अदर्स आर एमिनो एसिड। लेकिन तो भाई ये प्रोटीन में ही लिख देते, अलग से क्यों लिखा? ये प्रॉपर प्रोटीन है, प्रॉपर एमिनो एसिड है, तो अभी जो लिख रहे हैं वो कौन है? वो एमिनो एसिड के डेरिवेटिव्स है, मतलब ये दूध है, और वो सब बटर मिल्क और पनीर और दही, वो सब है, मतलब बटर मिल्क और से पनीर, चीज, ओके, वो सब है डेरिवेटिव्स। लेकिन ओरिजिनल भाई साहब ये रहे, तो एमिनो एसिड के डेरिवेटिव्स है, वो डेरिवेटिव्स कौन से है? तो हम लेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ एमिनो एसिड, डीओपी, डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोटीन और डेरिवेटिव्स ऑफ एमिनो एसिड, वो है यहाँ पर हमारे सच एज एपाइन फ्राइन और नॉरेपाइन फ्राइन। डन। तो ये टेबल हमने बना दिया। अब तुम ये टेबल देखोगे तो बहुत इजी लगेगा भाई, स्टेरॉइड तो भाई एस्ट्रोजेंस एंड्रोजेंस याद ही रखना है ना, तो ये 6 चीजें, ये 6 वर्ड्स याद रखने हैं। ये 2 स्टेरॉइड्स है, ये 2 प्रोटीन्स है, मतलब एमिनो एसिड है, और ये एमिनो एसिड के डेरिवेटिव्स। डन। तो पैराग्राफ ऐसे पढ़ोगे तो लगेगा ये क्या है यार, लेकिन ऐसा एक टेबल बना दिया छोटा सा, तो उसको बार बार 3-4 बार पढ़ो तो याद रहेगा। ओके चलो, तो ये इसका एक टेबल बना दो। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हॉर्मोन्स हैव सेवरल फंक्शंस इन द बॉडी, दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द बॉडी, मतलब भाई ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो, द रोल ऑफ इंसुलिन कीप्स ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शन। तो इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। इंसुलिन जो प्रोटीन से बना हुआ है। ओके चलो नेक्स्ट, इंसुलिन इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू द रैपिड राइज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इंसुलिन ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में रिलीज होता ही जाता है। ओके ऐसा नहीं है। कब रिलीज होता है? जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज आएगा तो वो आएगा। अंडरस्टैंड? बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कब आएगा? जब हम वैसी चीजें खाएंगे। कैसी चीजें खाएंगे? ग्लूकोज जिसमें होगा वैसी चीजें खाएंगे। ग्लूकोज किस में होता है? अभी तो पूरा पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, तो सारे के सारे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और फिर पॉलीसैकेराइड, सारे के स्टार्च, सेल्यूलोज, कुछ भी खाओ तुम, फ्रुक्टोज खाओ, ग्लूकोज खाओ, सुक्रोज खाओ, माल्टोज खाओ, है सब कार्बोहाइड्रेट, और सब में है क्या? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शुगर है मतलब। डन। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट गुड फॉर डायबिटिक। और एक्चुअल केस में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट राइस से भी ज्यादा होते हैं व्हीट के अंदर। व्हीट में ज्यादा कार्ब होते हैं। तो जनरली तुम देखना किसी को डायबिटिक पेशेंट हो या डायबिटीज हो,
तो वो किसी को ऐसे बोलते हुए सुना होगा, अरे यार डायबिटीज वालों को राइस कम खाना चाहिए, राइस कम खाना चाहिए। अबे राइस कम नहीं, रोटी कम खानी चाहिए। ओके, लॉजिकली रोटी नहीं, अगर रोटी खानी ही है तो फिर हमें मिलेट्स यूज करने पड़ेंगे। रोटी खानी ही है तो व्हीट की नहीं, मिलेट की रोटी खाओ, सेम जैसी लगेगी। मैंने खाई है इसलिए बता, सेम जैसी लगेगी। हाँ, ज्वार, बाजरा, ओट्स, वो सब की रोटी बना के खाओ। ओके, हाँ रोटला, वो थिकनेस बड़ी तो वो रोटला बोलते हैं हम। ओके, अदरवाइज छोटी थिकनेस के भी बनते हैं, लेकिन ये इसमें सॉफ्टनेस थोड़ी ज्यादा होती है व्हीट में, थोड़ा बहुत तो क्रंचीनेस आएगा, वो और अच्छी लगेगी। ओके चलो, सो वही चीज बता रहे हैं कि कब रिलीज होगा। ओके, ऑन द अदर हैंड, तो यहां तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ बात की क्या, इंसुलिन की। डन, तो दैट्स इट। ऑन द अदर हैंड, हार्मोन ग्लूकागॉन टेंड्स टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ले दोनों ऑपोजिट, एक था इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन, तो दोनों होने चाहिए। सिर्फ इंसुलिन होगा तो भी नहीं चलेगा, और ग्लूकागॉन होगा और इंसुलिन नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा। ग्लूकागॉन कब चाहिए, किसी का ब्लड शुगर डाउन हो गया, मतलब वो भाई साहब कार्ब ले ही नहीं रहे हैं, वो भाई साहब डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं ले रहे हैं, कुछ भी मीठा, बहुत मीठा है, मुझे तीखा दो, मुझे खट्टा दो, मीठा नहीं चाहिए, तो वो बहुत ही कम ले रहे हैं। और कंटिन्यूअसली अगर बहुत दिनों तक ऐसे डाइट रखा तो चक्कर, फेंट हो सकते हैं। ओके, वीकनेस आ सकती है। तो उनके लिए ब्लड शुगर इंक्रीज करो, ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज करने का काम कौन करता है, ग्लूकागॉन, और डिक्रीज करने का काम कौन करता है, इंसुलिन। ओके, और जनरली जल्दी, मतलब डायबिटीज से एकदम जल्दी, डायबिटीज मतलब ऐसा नहीं है कि हाई हो जाए तो ही, लो हो जाए उसको भी डायबिटीज ही बोलते हैं। ओके, बट लो होने के जो केसेस है और से उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा डेंजर, बहुत ज्यादा, मतलब दोनों के ऐसा हम डेंजर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन तुरंत देखने को मिलते। टाइम पीरियड अगर हाई तुम्हारा रहा ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत टाइम तक, तो उसकी इफेक्ट थोड़े टाइम के बाद मिलेगी, लेकिन लो गया तुरंत ऐसे गिर गए, तुरंत गिर गए। ओके, ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम बाद मिलेगी, आज कम हुआ तो आज ही गिर गए, ऐसे लाइक दैट। तो दैट्स वाई अगर किसी का कम हो रहा है तो उसको फिर ग्लूकॉन डी पिलाओ, उसको तुम शुगर खिलाओ, ऐसा आइसक्रीम खिलाओ, लाइक दैट। ओके, जिसको ऐसा कम हो जाए उसको। हाँ हाँ हाँ, डायबिटीज में निकाल, ब्लड निकालते हैं वो, कुछ नहीं, वो ब्लड निकालते हैं, एक स्ट्रिप होती है, वो स्ट्रिप मतलब यहाँ पे पहले तो पिन मारते हैं, पिन मारेंगे, नीडल होती है, तो पिन मारेंगे तो यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। ब्लड का सिर्फ एक ड्रॉप चाहिए, एक ड्रॉप वो स्ट्रिप पे रखेंगे, और फिर वो स्ट्रिप पर्टिकुलर मीटर होता है, वो मीटर के अंदर इंस्ट्रूमेंट ही है, उसके अंदर डालेंगे तो उसके अंदर रीडिंग दिखा देगा वो एक ड्रॉप में कितना शुगर है, क्योंकि एक ड्रॉप में जितना शुगर होगा पूरी बॉडी में भी उसके रिलेटेड ही होगा, आसपास ही होगा, नॉट एग्जैक्ट लेबोरेटरी में चेक करवाना पड़ेगा। हर बार लेबोरेटरी में जाओ तो पैसे भी ज्यादा जाएंगे, एट द सेम टाइम ब्लड भी ज्यादा जाएगा, वो लोग 10 ml 15 ml ले लेंगे। ओके, सो दैट इज ऑल्सो द केस। हाँ, so that is the case, the two hormones together regulate the glucose level in the blood। तो ये दोनों साथ में होने चाहिए, जैसे हमने बोला कि एक ज्यादा हो एक कम हो वो भी चलेगा नहीं। ओके चलो, then epinephrine and the norepinephrine may mediate responses to the external stimuli। तो external stimuli जैसे यहाँ पर ही हमने डिस्कस कर लिया है। ओके सॉरी, यहाँ पर ये तो क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ एमिनो एसिड है ना, तो उसके लिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है। देन ग्रोथ ऑफ हॉर्मोन्स एंड सेक्स हॉर्मोन्स प्ले रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये दोनों भी होने चाहिए, ग्रोथ हार्मोन भी होने चाहिए और सेक्स हार्मोन भी होने चाहिए फॉर द रिप्रोडक्शन एक्टिविटी। थायरोक्सिन प्रोड्यूस, ये सब हम बचपन में जो पढ़े थे वो सब आ गया। थायरोक्सिन प्रोड्यूस्ड इन द थायराइड ग्लैंड इज एन आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ द एमिनो एसिड टायरोसिन। ये हमने डिस्कस किया था। टायरोसिन वर्ड कहां से आया है, टायरो से आया है, जिसको ग्रीक में चीज बोलते हैं। ओके, टायर जिसको ग्रीक लैंग्वेज में चीज बोलते हैं, इसलिए ये प्रोटीन का नाम क्या हो गया, टायरोसिन। ओके, सो एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन, ये सब हमें पता है, ये लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन होगा तो उसको गोइटर हो जाएगा फिर। ओके, तो हाइपो टू दी हाइपोथायरोडिज्म, विच अभी देखो हाइपोथायरोडिज्म और हाइपरथायरोडिज्म मतलब क्या, हाई हाई ऐसे याद रख लो, हाइपर मतलब हाइट पर मतलब ज्यादा,
और हाइपो मतलब लो। तो हाइट पर मतलब ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम, कम होगा तो भी प्रॉब्लम। तो ये कम की बात है। हाइपोथायरॉइडिज्म विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लेथार्जीनेस एंड ओबेसिटी, पड़े रहो, ओबेसिटी और लेथार्जी, आलसी, ओके, वो हो जाएंगे जिसके अंदर कम है वो, ओके। एंड इंक्रीज्ड लेवल ऑफ थायरोक्सिन कॉजेज द हाइपरथायरॉइडिज्म, ज्यादा होगा तो हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाएगा। लो लेवल ऑफ आयोडीन इन द डाइट में लीड टू द हाइपोथायरॉइडिज्म, बैठे रहेंगे, लेथार्जी, आलसी, मोटे हो जाएंगे बैठे बैठे, ओके। एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, फोटो के साथ आया था बचपन में, ओके, तो वही है। दिस कंडीशन इज लार्जली बीइंग कंट्रोल्ड बाय द एडिंग सोडियम आयोडाइड टू द कमर्शियल टेबल सॉल्ट, से आयोडाइज सॉल्ट, ओके। शुद्ध नमक नहीं पता क्या, टाटा नमक ही सबसे शुद्ध नमक होता है, वो वाला, ओके। तो आयोडीन डाल देंगे तो हो जाएगा काम। अच्छा, 5 मिनट तुम लोग रेस्ट करो या फिर सुनो, ओके। हाँ, अब बात करते हैं स्टेरॉइड हॉर्मोन्स की। तो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स पहले देखो, अभी हमने डिफरेंट बात कर रहे हैं। तो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड गोनाड्स इन मेल्स एंड ओवरीज इन द फीमेल्स। तो अभी हमें ग्रोथ और सेक्स हॉर्मोन्स की बात करनी है लास्ट में, तो वही चीज बात कर रहे हैं। स्टेरॉइड हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड गोनाड्स, ओके। गोनाड में क्या क्या है, तो टेस्टिस इन द मेल्स एंड ओवरीज इन द फीमेल्स। यहाँ पर 80% इंफॉर्मेशन जो हमें पता है वही है, ओके। हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, अभी यहाँ पर वापस टेबल आएगा। हाँ, एक टेबल आगे बना दिया, दूसरा टेबल यहाँ पर तुम्हें ये पैराग्राफ के लिए कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हें 2 चीजें बतानी है। एक तो बतानी है तुम्हें कि जो इंसुलिन है वो भी होना चाहिए और ग्लूकागॉन है वो भी होना चाहिए, वो दोनों की बात बता दो। तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, वो हो गया। यहाँ पे टेबल बनाना हो तो सिर्फ वर्डिंग्स लिख लो, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। और यहाँ पे दूसरे 2 जो डेरिवेटिव्स ऑफ एमाइन थे उसका क्या, एपाइनफ्राइन एंड नॉरेपाइनफ्राइन, ये दोनों भी रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए लिखो। एंड फिर थायरोक्सिन के लिए लिखो। किस किस की बात है वो लिखना है, फिर सेंटेंस तो तुम लिख दोगे, ओके। तो वही वो सेकंड टेबल में ये आएगा। और अब हम ये थर्ड टेबल लिख रहे हैं। 3 टेबल बना दो हॉर्मोन्स के, ओके। सेकंड टेबल भी समझ में आ गया। सेकंड टेबल में डिफरेंट हमें लिखने हैं। हाँ, इंसुलिन की बात की है, फिर ग्लूकागॉन की बात की है, ओके। और डेरिवेटिव्स ऑफ एमाइन जो है उनकी बात की है, और थायरोक्सिन की बात की, 3 लोगों की बात की है। डन। अच्छा, चलो अब नेक्स्ट स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं मेल फीमेल्स की। तो हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। अच्छा, फॉर एग्जांपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म। याद रख लेना, ये पूछा जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स control the carbohydrates metabolism, modulate the inflammatory reactions and are involved in the reactions to the stress. Done? Yes. Okay, chalo. The mineral corticoids control the level of the excretion of water and salt by the kidney. मतलब कि यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात है और दूसरी मिनरल्स की बात है। तो जो यहाँ पर भी टेबल में तुम ऐसा लिख सकते हो। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स की बात है उसके लिए हमने बोला कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके लिए है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। डन, वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो वो होगा, तो वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अच्छे से रखेगा और से स्ट्रेस नहीं होगा एंड ऑल, सब कुछ वो कम होगा तो स्ट्रेस हो जाएगा, लाइक दैट। सो मॉड्यूलेट द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, जहां इन्फ्लेमेशन जैसा कुछ हो गया है, जैसे कि पैरों में सूजन हो गई है और से यहाँ पे दांतों में कहीं पर, हाथ कहीं पे भी, पूरी बॉडी में कहीं पे कोई भी टाइप का इन्फ्लेमेशन हो गया है तो वहां पर ये काम करेगा। ये रिलीज होगा तब काम करेगा। बॉडी में रिलीज नहीं हो रहा है तो उसकी दवाई खानी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट, ओके। जैसे कि इंसुलिन रिलीज होगा तब वो जो हाई ब्लड शुगर है वो कंट्रोल होगा, लेकिन इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो रहा है तो बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। और अगर कम करना है, मतलब ग्लूकोज बढ़ाना है, किसी का कम रह रहा है ब्लड ग्लूकोज और उसको हमें बढ़ाना है, तो जिसकी बॉडी में ग्लूकागॉन अच्छे से रिलीज नहीं हो रहा है तो फिर तुम्हें उसको ग्लूकागॉन देना पड़ेगा एज ए टैबलेट। सिंपल, यहां पर भी वही चीज है। तो मिनरल्स अगर हो तो मिनरल्स के लिए हमने लिखा है दी मिनरल कॉर्टिकॉइड्स कंट्रोल दी लेवल ऑफ, मतलब किडनी जो होती है वाटर और सॉल्ट सब कुछ अच्छे से सेपरेट एंड ऑल करती है, वहां पर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए तो ये हमारा काम आता है। डन, ओके।
इफ एड्रेनल कॉर्टेक्स डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, एड्रेनल कॉर्टेक्स सही काम नहीं करेगा तो क्या होगा, देन वन ऑफ द रिजल्ट्स में बी एडिसन्स डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। एडिसन्स डिजीज कैरेक्टराइज्ड मतलब कैसे, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब वही ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो गया, तुम गिर भी सकते हो, और अगर बहुत कम डाउन हो गया तो कोमा में भी चले जा सकते हो, जिसको हो गया उसकी बात है। ओके डन। ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत खराब कंडीशन में डाउन हो गया, मतलब है ही नहीं, जैसे मैंने बताया ना कि कोई कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ले ही नहीं रहा है, उसकी बॉडी में ये हो सकता है। ओके तो वो चीज बताई गई है। द डिजीज हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी टू द स्ट्रेस, स्ट्रेस भी बढ़ने लगेगा। ओके चलो, द डिजीज इज फैटल unless it is treated by the glucocorticoids and mineral corticoids। तो ये डिजीज फैटल है। फैटल मतलब मर जाएंगे, मर जाएंगे कब, ऐसा है कि हुआ और मर गए, नहीं हुआ और मर गए नहीं, अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किया तो। ओके और ट्रीट कैसे करेंगे, ये लोग ट्रीट करेंगे, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड्स रिलीज होंगे। ओके अब ये नहीं रिलीज हो रहे तो बाहर से दो, बाहर से दो, लेकिन देना पड़ेगा। ओके लाइक दैट। हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय द गोनाड्स आर, अब ये सेक्स हार्मोन की बात है। So hormones released by the gonads are responsible for the development of the secondary sex characters. Okay, testosterone is the major sex hormone produced in the male। ये सब हमें पता है, पहले पढ़ चुके हैं। It is responsible for the development of secondary male characteristics, that is the deep voice, facial hair, general physical constitution, वो सब आ गया। And estradiol is the main female sex hormone। Okay, it is responsible for the development of secondary female characteristics and participates in the control of the menstruation cycle। Okay, progesterone is responsible for preparing the uterus for implantation of fertilized egg। तो जो fertilized egg है उसका implantation and all, उसके लिए particularly progesterone रिलीज होना चाहिए। अगर वो मतलब यहाँ से हमारा से जो टेस्टोस्टेरोन है वो तो रिलीज हो गया, लेकिन ये रिलीज नहीं हो रहा है, तो फिर उसकी भी अलग, जैसे वही सेम कंसेप्ट, अगर बॉडी में कुछ नहीं है तो बाहर से देना पड़ेगा। अगर प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं हो रहा है तो ऐसी दवाइयां देनी पड़ेगी जिससे कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो। ओके और अगर प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन नहीं रिलीज हो रहा है, उसको ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जिससे कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो। हम दवाई की बात करते हैं, लेकिन इट्स नॉट ओनली कि हर बार केमिकल ही हो, जैसे कि आयुर्वेदिक में हर चीज जो प्रोड्यूस होनी चाहिए और नहीं हो रही है, उसके लिए हमारे पास क्या है पता है, प्लांट्स। हर चीज के लिए प्लांट्स है, हर चीज के लिए। ओके सबके लिए ही प्लांट्स है पर्टिकुलर, हमें पता नहीं है वो बात अलग है, लेकिन हर हमें मतलब हमारी बात कर रहा हूं, नहीं तो जिनको पता है उनको तो पता ही है। ओके तो प्लांट्स है, और वही प्लांट से वो लोग छोटी छोटी मेडिसिन बनाते हैं, जिसको हम से होम्योपैथी भी बोलते हैं, और आयुर्वेदा तो है ही अलग से, तो वो एलोपैथी नहीं है। एलोपैथी में डायरेक्टली केमिकल्स ही आ जाते हैं। ओके तो दैट इज द केस। यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है, याद रखने जैसा ही टॉपिक है। तो ये दो टेबल बनाए हमने, दो पैरा से दो टेबल बनाए, और ये थर्ड टेबल में क्या क्या है, थर्ड टेबल में हमें पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप्स देखने हैं। ओके तो ग्रोथ के लिए जो नेसेसरी है उसकी बात की, और सेक्स हार्मोन उसकी बात की। और अगर कुछ नहीं है पर्टिकुलरली, जैसे कि हमारा कोई भी कम है तो क्या होगा, वो भी हमने बात की। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड सही होना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सही नहीं हुआ, इम्बैलेंस हुआ, सही वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, तो फिर से स्ट्रेस हो जाएगा, और से आलसीपन आ जाएगा। ओके लेजीनेस आ जाएगी एंड ऑल। और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स तो उसमें भी उसके रिलेटेड सब लिख दिया हमने, अंडरस्टूड। तो इसका भी एक टेबल अच्छे से बना दो। डन। तो टोटल ये हार्मोन्स वाली थियरी में हमें 3 टेबल्स बनाने हैं। ओके वो 3 टेबल्स बना के हमारी पूरी की पूरी हार्मोन वाली थियरी और कंसेप्ट कंप्लीट होता है। इंफॉर्मेशन ही है, तो जनरली इंफॉर्मेशन ही है। ओके सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव लास्ट टॉपिक था ये, इंफॉर्मेटिव मतलब जहाँ पे सिर्फ हमें याद ही रखना है, कोई स्ट्रक्चर वक्चर कुछ नहीं है। हाँ बोलो क्या, कौन सा वाला? नहीं वो पर्टिकुलरली अब तो नहीं बोल रहे हैं, पहले तो आता था। हाँ नहीं वही बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री में भी पहले आता था। ओके
हाँ दैट्स इट। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर था। फिजिक्स करेंगे या फिर वो हमारा एक चैप्टर है वो देख ले तो हमारा केमिस्ट्री कंप्लीट ही हो जाए। ओके ठीक है चलो। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना।